हेलो गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। आज हम पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-2023 कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान जो जालोर डिस्ट्रिक्ट में आज आयोजित हुआ। इससे पहले बच्चा आपको एक काम करना है। मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बोला था कि इस एग्ज़ाम के पर्पज़ से कौन कौन से क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताए थे और इसका एक मैंने वीडियो बनाया था। उस वीडियो में से हूबहू इसके अंदर 90% क्वेश्चन पूछे गए हैं ऐसा कैसा। और मैंने उसके अंदर अच्छी मतलब इसमें आप ताज्जुब की बात ये होगी कि उसके अंदर मैंने न्यूमेरिकल्स बोले थे आपको 4 या 5। उसमें से न्यूमेरिकल जो इसमें जो पूछे गए हैं 4 न्यूमेरिकल वो हूबहू ऐसे के ऐसे इस पेपर में छपे हैं एकदम से। तो बच्चा आप क्या करना, जहाँ पर भी अभी तक जिस डिस्ट्रिक्ट में अभी तक फिजिक्स का पेपर आयोजित नहीं हुआ है तो वो बच्चा एक बार वीडियो वो जरूर देखे। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाप रखे हैं, वो जरूर देख के जाना। कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है उस वीडियो से। और जिन बच्चों ने ये जो वीडियो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बनाया था और जिन्होंने आज पेपर दिया वो बोल रहा था कि पेपर एकदम लल्लू टाइप का, एकदम हलवा टाइप का है ना, पेपर बहुत सिंपल लगा। रीज़न था वो उस वीडियो को देख करके गए थे। तो आपका भी एक दायित्व बनेगा कि जहाँ पर अभी फिजिक्स का पेपर नहीं हुआ है तो वो बच्चे क्या करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे। हो सकता है ऐसे बच्चे जिनका अभी तक पूरा रिवीजन नहीं हुआ है या फिर जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है और वो सिर्फ इंपॉर्टेंट के भरोसे हैं तो उनका काफ़ी हेल्प होने वाली है उस वीडियो से। तो उस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलो बच्चों, आज का हम वीडियो का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 जो दे रखा है वो दे रखा है कि दूरी r द्वारा अलग किए गए दो इलेक्ट्रॉनों के बीच कार्य करने वाला बल किसके समानुपाती होता है। जब हम बल के फॉर्मूले की बात करते हैं तो बल का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1 बट्टा, मतलब नीचे समानुपाती की बात करें तो नीचे आर स्क्वायर आता है। इसने समानुपाती पूछा है तो आर स्क्वायर को ऊपर भेजोगे तो क्या आएगा, r-2 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा। तो पहले का ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है, पहले का ऑप्शन सी आ जाएगा। दूसरा है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का संबंध। अच्छा, विद्युत बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो होता है 1/r²। ये है विद्युत द्विध्रुव के कारण, यह है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र वो होता है 1/r³ आता नीचे। तो इसका भी कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक दे रखा है तीसरा, ये दोनों ही उसमें मैंने बोले थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। यहाँ पर मैं दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करता हूँ, नोट में भी मैंने नोट्स में लिखवाया है कि एक तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध और एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो बच्चा दे रखा है कि वोल्टेज V और चार्ज Q और क्षमता का मतलब होता है धारिता। ये मैंने क्या है कि इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में ट्रांसलेट किया है, इसलिए कभी कभार गूगल क्या करता है उसको सीधा एज इट इज का छाप लेता है। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस का मतलब होता है धारिता। इनके बीच में रिलेशन क्या होता है तो वो होता है Q इज इक्वल टू सी वी, और Q इज इक्वल टू सी है, ऑप्शन सी से ही आ सकता है ना, Q इज इक्वल टू सी वी। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। किसी चालक का ताप बढ़ने से संबंधित प्रतिरोधकता होती है, ये भी बोला था बच्चा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और ये आया उसके अंदर सीधा टपका है। प्रतिरोधकता एक तो चालकों की और एक अर्धचालकों की। चालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है जबकि अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बढ़ती है, ठीक है। फिफ्थ में ऑप्शन ए सही हो जाएगा। छठा दे रखा है एम्पियर की धारा सुग्राह्यता की इकाई है। ये भी मैंने बोला था कि दक्षतांक वाला फॉर्मूला याद करके, दक्षतांक का ये उल्टा पूछ लिया, धारा सुग्राह्यता पूछ लिया इसने। तो धारा सुग्राह्यता का जो इकाई आ जाएगी वो आ जाएगी डिवीजन पर एम्पियर, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सेल्फ इंडक्शन की विमा, ये मैंने उस वीडियो में नहीं बोला था तो ये खैर अच्छी बात है यहाँ पर कि इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं दे रखा तो उसको बोनस देना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसकी विमा आती है M1 L2 T-2 A-2। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन, इसमें दिया ही नहीं हुआ है ना, तो ये ऑप्शन आपको बोनस मिलेगा। आठवां दे रखा है √LC की बीमा क्या होगी, ठीक है, √LC की बीमा क्या होगी। देखिए ये बच्चा हम कर सकते हैं, ये भी मैंने इंपॉर्टेंट बोला था कि √LC ऐसा क्लास में मैंने क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 1/2π√LC, ठीक है। ओमेगा को क्या लिखा जा सकता है, 2πf, ठीक है। तो आ जाएगा 1/2π√LC। और अच्छा 1/f ऐप को भी क्या लिख सकते हैं, 1/t। तो 1/t फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/t इज इक्वल टू 1/2π√LC आ जाएगा, ठीक है।
तो देखो ये क्या है टाइम, ये क्या है अंडररूट एल सी, तो यानी कि अंडररूट एल सी किसके इक्वल होना चाहिए, अंडररूट एल सी है वो टी के इक्वल होना चाहिए। तो जो टी की इकाई होगी, जो टी का मात्रक होगा वो का वो अंडररूट एल सी का भी मात्रक आएगा, और अंडररूट एल सी का जो मात्रक आएगा वो समय के मात्रक के बराबर होगा, और समय का मात्रक होता है वो होता है सेकेंड। तो इसमें ऑप्शन बच्चा 8वें में ए सही हो जाएगा। ठीक है, 8वें में ए सही हो जाएगा। 90 पर चलते हैं। फोटोन की ऊर्जा किसके द्वारा दी जाती है, तो फोटोन का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एनर्जी। फोटोन वाला भी मैंने बोला था, फोटोन इंपॉर्टेंट है और इसके जो क्वालिटीज़ है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो न्यू का फॉर्मूला होता है SC/λ, तो इससे आंसर आ जाएगा C सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला यूवी क्षेत्र में स्थित है, निम्न में से कौन सी श्रृंखला है जो यूवी क्षेत्र के अंदर स्थित है, और वो भी 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट बताए थे मैंने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब डिस्कस किया था उसके अंदर लाइमन, बामर, पाचन, ब्रैकेट, फुंड और ये पांचों सीरीज को मैंने डिस्कस किया था। लाइमन बामर दोनों आती है पराबैंगनी में, और बामर लाइमन भी आती है पराबैंगनी में और बामर भी आती है, लेकिन बामर दोनों में आती है। बामर पराबैंगनी में भी आती है, दृश्य क्षेत्र में भी आती है। बाकी जो पीछे वाले तीनों होते हैं पाचन, ब्रैकेट और फुंड, ये तीनों अवरक्त में आती हैं। तो इसमें बामर दोनों में आती है और लाइमन केवल अकेले में आती है। तो इसका ऑप्शन, इसने केवल यूवी क्षेत्र पूछा। यूवी क्षेत्र का मतलब यहाँ पे मैंने ट्रांसलेट किया इंग्लिश से हिंदी में, इसलिए यहाँ पर लिखोगे आप पराबैंगनी क्षेत्र। क्या होता है, पराबैंगनी क्षेत्र, यानी कि अल्ट्रा वायलेट। पराबैंगनी का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट, यानी कि लाइमन श्रेणी। कौन सी हो जाएगी, लाइमन श्रेणी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये भी मैंने क्लास में डिस्कस किया था कि पृथ्वी के ध्रुवों पर नतिकोण कितना होता है। पृथ्वी के भूचुंबकत्व के अवयव की जब बात करी थी तो वहां पर मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो ये भी उसी में से पूछा गया। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट मैंने नोट करके लिखवा रखे हैं। भूमध्य रेखा पर नतिकोण 0 डिग्री होता है और ध्रुवों पर नतिकोण है वो 90 डिग्री होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान जो होता है वो होता है 0। कितना होता है, 0। 2D की शक्ति, एक हमारे को लेंस दे रखा है, 2D की शक्ति उत्तल लेंस की लंबाई होगी। लंबाई नहीं, ये फोकस दूरी पूछ रहा है। तो जो फोकस दूरी आएगी, आपको लेंस की क्षमता दे रखी है, तो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f। फॉर्मूला बच्चा क्या होता है, यहाँ पर मैंने इसका सॉल्यूशन भी कर रखा है, ये रहा फॉर्मूला इसका। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है बच्चा P इज इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला आपको काम में लेना है। आपको एफ फाइंड करना, तो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/v। पी आपको दे रखा है 2 डायोप्टर 2 रख दो यहाँ पर, आंसर क्या आएगा 0.5। ये मीटर में आता है बच्चा, तो आप 0.5 भी लिख सकते हैं मीटर में, या फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो एफ इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है वो है साइक्लोट्रॉन का त्वरण होता है। ये साइक्लोट्रॉन का त्वरण नहीं, साइक्लोट्रॉन से हम किसको त्वरित करवाते हैं, ये सवाल है एक्चुअली यहाँ पर। ठीक है ना, तो साइक्लोट्रॉन की सहायता से भारी धनावेशित कणों को त्वरित करवाया जाता है। ये भी मैंने इंपॉर्टेंट बोला था। ठीक है ना, साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत मैंने बोला था इंपॉर्टेंट, तो उसमें ही आ जाता है ये साइक्लोट्रॉन का। जब मतलब कोई भी रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंगों का काम में लिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट बोला था बच्चों मैंने, है ना। इसमें आ जाएगा रिमोट कंट्रोल में होती हैं वो अवरक्त तरंगे काम में ली जाती है। 16 सवाल है, विभव मापी के सिद्धांतों पर निर्भर करता है। विभव मापी शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, फिर आते हैं बोहर की क्वांटम स्थिति किसके द्वारा दी गई थी। बोहर की क्वांटम स्थिति डी ब्रॉगली के द्वारा दी गई थी। ध्रुवीय तरंग प्रकृति जो दी थी ना उसने, उसी के आधार पर हम बोहर की जो क्वांटम स्थिति है उसको हम समझाते हैं। सूर्य और सितारे प्रतिक्रिया में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। सूर्य और सितारों पे कौन सी अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। तो 18वें का आ जाएगा नाभिकीय संलयन। 19वां तांबे की प्रावैद्युतांक का, मान लीजिए इंपोर्टेंट मैंने बोला था, प्रावैद्युतांक का फॉर्मूला याद करके जाओगे। ठीक है ना, प्रावैद्युतांक से संबंधित न्यूमेरिकल पूछेंगे, लेकिन प्रावैद्युतांक जब मैंने पढ़ाया था उसके अंदर नोट करके मैंने पॉइंट लिखवाया था। धातु के लिए प्रावैद्युतांक है वो कितना होता है, अनंत होता है। और तांबा एक धातु होता है तो तांबे के लिए प्रावैद्युतांक अनंत आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है 92 यूरेनियम 238 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। अरे भाई साहब, एकदम हलवा टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया है ना। आपको द्रव्यमान संख्या 238 दे रखा है, प्रोटोनों की संख्या 92 दे रखा है, तो हम प्रोटोन की संख्या दे रखी है तो न्यूट्रॉन की संख्या पता कर सकते हैं। 238 में से 92 को आप डिवाइड कर दो, मतलब घटा दो उसके अंदर से, है ना, सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो ये होता है यहाँ पर फॉर्मूला, क्या होता है, ए आपको दे रखा है 238 और ए का फॉर्मूला होता है, ए क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ए दे रखा है 238, प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है 92, जो जेड होता है वही प्रोटॉन की संख्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या निकाली जा सकती है, तो 146 आ जाएगा बच्चा। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला भी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है मेलस का नियम। ये भी बच्चा मैंने बोला था वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में सिर्फ 4 ही टॉपिक बताए थे और उसमें से 2 तो आपके आ ही चुके हैं। ठीक है, एक तो मेलस का नियम और एक यंग का द्विस्लिट विवर्तन वाला प्रयोग। क्लियर है, व्यतिकरण वाला प्रयोग, सॉरी। मेलस का नियम क्या था, मेलस का नियम ये था कि
कोई भी ध्रुवक है और एक विश्लेषक है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो विश्लेषक से निकलने वाला जो प्रकाश है उसकी जो तीव्रता होती है आई होती है वो समानुपाती होती है कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, इनकी समानुपाती होती है, ये मेलस का नियम होता है। चुंबकीय पदार्थों के लिए निग्राहिता की परिभाषा। चुंबकीय पदार्थों की निग्राहिता की जो डेफिनेशन है वो आपसे पूछेगी। निग्राहिता क्या होता है कि आरोपित किए गए विपरीत दिशा में आरोपित किए गए चुंबकीय चुंबकन क्षेत्र का वह मान, ठीक है ना, जिससे कि उसके अंदर जो धारणशीलता शेष रहती है वो उसके अंदर से खत्म हो जाए, उसको हम निग्राहिता कहते हैं। ठीक है, शैथिल्य वक्र जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर ये आता है निग्राहिता वाला। 23 हाफ वेव, वेज नहीं है ये, वेव है। हाफ वेव का मतलब अर्ध तरंग दिष्टकारी का सर्किट डायग्राम और वेव फॉर्म। मैंने बोला था वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक तो अर्ध तरंग दिष्टकारी और एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से ये सवाल सीधा सीधा टपका। मेलस का नियम इंपॉर्टेंट बोला था, शैथिल्य वक्र में निग्राहिता उसी में आता है, ये भी इंपॉर्टेंट मैंने बोला था। ठीक है, एंड गेट का तो मैंने 100% बोला था कि पेपर एक जरूर पूछा जाएगा, तो एंड गेट की सत्यता सारणी आपसे पूछ ली। एम्पीयर का मैक्सवेल नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताया था। मैक्सवेल के चारों समीकरण, उसके अंदर जो चौथी समीकरण है वो मैक्सवेल की, चौथा ये एम्पीयर का मैक्सवेल का नियम है। फिर ये न्यूमेरिकल तो मैंने ऐसा का ऐसा हूबहू पूछा था, ए और बी के बीच में समतुल्य क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो ये हूबहू ऐसा का ऐसा मैंने पूछा था और ये सवाल भी ऐसा का ऐसा बन गया है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे कर रखा है और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे किया है। देख लो बच्चों यहाँ पे कि देखो ये दोनों कौन सी मतलब है, दोनों समांतर क्रम में। समांतर क्रम में फॉर्मूला क्या होता है, C = C1 + C2 होता है। तो दोनों को जोड़ना, 10 और 20 30 कितना आ जाएगा 30। अब इनका 30 और ये 30 दोनों कौन से क्रम में आ जाएंगे, देखो सीरीज में आ जाएंगे। ठीक है, श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। तो श्रेणी क्रम में क्या होगा, 1/c = 1/C1 + 1/C2 होता है। ये वाला हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जब ये हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, देखो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 15 माइक्रोफेरेड, और यही इसका आंसर है। और मैंने बोला था ये ऐसा कैसा न्यूमेरिकल मैंने उसमें बताया था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक का मतलब होता है चुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय संवेदनशीलता तापमान पर कैसे निर्भर करती है। ये संवेदनशीलता नहीं है, चुंबकीय प्रवृत्ति है। फेरोमैग्नेटिक का मतलब लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर कैसे निर्भर करती है। अरे भाई साहब, ये क्यूरी का नियम है, मैंने बोला था ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है क्यूरी का नियम। ठीक है, तो क्यूरी का नियम क्या होता है, काई m = क्या होता है, C/T - TC। और यहाँ से देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो घटेगी। यहाँ पे TC क्या होता है, क्यूरी ताप, ये भी बोला था, इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो बच्चा हूबहू पेपर उसी में से पूछा गया है। ठीक है, ओम के नियम के सूक्ष्म रूप का सूत्र ज्ञात कीजिए। ओम, अरे ये भाई साहब ये भी पेपर में मैंने उसमें बोला था इंपॉर्टेंट है, मतलब सदिश रूप आपसे पूछा गया। क्या पूछा गया है, सदिश रूप। और सदिश रूप क्या होता है, J = सिग्मा × E। ठीक है, इसका डेरिवेशन आपको करना था, ये भी उसमें देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 100 वोल्ट द्वारा त्वरित एक इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली द्वारा तरंग लंबाई का अनुमान। अरे भाई साहब, ये तो बोला था 100% पेपर में पूछेंगे। लैम्बडा = क्या होता है, 12.27/√V एंगस्ट्रॉम। V का मान 100 दे रखा है, 100 का वर्गमूल लेंगे 10 आएगा, 10 का भाग इसमें देंगे, आंसर आएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चा सीधा पूछा गया है यहाँ पर। आगे चलते हैं। 30 सवाल, भाई साहब ये भी मैंने बोला था कि इस पर एक सवाल आपसे पूछा जाएगा न्यूमेरिकल, और वो न्यूमेरिकल यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, देख लो ये रहा न्यूमेरिकल्स। E = LDI/dt, देख लेना उस पेपर में, देखना आप जा करके, ये सवाल यहाँ से पूछा गया है। आपको क्या है, यहाँ पर E का मान दे दिया है 100 वोल्ट। आपको DI यानी कि धारा में परिवर्तन दे रहे हैं कि 5 से 0 हो रही है, यानी कि धारा में परिवर्तन कितने का, 5 एम्पीयर का। समय कितना दे रखा है, 0.2 सेकंड, तो इसमें L पूछ लिया। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका ये आंसर जो आएगा वो ये आ जाएगा 4 हेनरी आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर बच्चा क्या आएगा, 4 हेनरी आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 31 पे चलते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। अरे भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था कि ये पेपर में आपके आएगा और यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ से ऐसा का ऐसा पूछा गया। क्या होता है, F = R/2 होता है, तो ऐसा का ऐसा पूछ लिया इसने। फिर किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक कक्षा R की त्रिज्या मौलिक क्वांटम संख्या n से कैसे संबंधित है, त्रिज्या का सूत्र स्थापित करने का वर्णन कीजिए। अरे भाई साहब ये भी बोला था इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, R = 0.53 n² एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये पूरा उसी में से पूछा है। अब कोई बोलेगा सर पेपर लीक किया था, क्या लीक नहीं किया था, ये मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, और बोर्ड में भी मैं ऐसे ही अनुमान के आधार पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा और आपको वो तैयार करके जाना है। आपका बोर्ड के अंदर 56 का नंबर आता है, 45 से ऊपर नंबर लेके आओ, इतनी मेरी गारंटी है।
धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ये भी मैंने बोला था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समान रूप से आवेशित अचालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र को ज्ञात कीजिए, तो इसका भी डेरिवेशन आपको करना था। 35 AC में वोल्टेज, ऐसा भी मैंने न्यूमेरिकल बोला था कि ऐसा बच्चा न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, और ये पूछ लिया ऐसा का ऐसा। V = 20 साइन 300t, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको निकालना था, एक तो निकालनी थी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, तो बच्चा फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, V बराबर साइन ओमेगा टी होती है। इसमें ओमेगा की जगह कितना दे रखा है बच्चा, 300 दे रखा है ना, तो हम क्या लिखेंगे, ओमेगा = 300। ओमेगा का सूत्र होता है 2πf, तो हम लिखेंगे 2πf = 300, ठीक है। तो यहाँ से हमारे को निकालना था फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, 300 अपॉन में 2π, बस ये आंसर आ गया। हर्ट्ज में लिख देते इसको। तो इसने बोला है कि तो सर्किट का पावर फैक्टर और फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर का मतलब होता है शक्ति गुणांक, फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति आपको ज्ञात करनी थी, है ना, प्रत्यावर्ती धारा के अंदर। तो पावर फैक्टर का सूत्र होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, वो होता है cos फाई। क्या होता है पावर फैक्टर, cos फाई। फाई का मतलब होता है कलांतर। अब कलांतर कितना, देखो वोल्टेज में क्या आ रहा है, साइन ओमेगा टी, और इसमें क्या आ रहा है, cos ओमेगा टी। यानी कि cos ओमेगा टी तभी आ सकता है जब यहाँ पर आया होगा, क्या आया होगा, यहाँ पर आया होगा 90 डिग्री माइनस 90 माइनस 300 लिख सकता हूँ ना इसको मैं, इसको क्या लिख सकता हूँ, 300। देख लो साफ साफ पता चल रहा है, तभी तो यहाँ पे साइन ये 90 है, तो ये कॉस में कन्वर्ट होगा, और इसको हम लिखेंगे cos 300t लिखेंगे, सही है ना। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, आपको लिखा हुआ नहीं कि कलांतर कितना है, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पर, है ना। साइन 300t और यहाँ पे cos 300t दे रखा है, cos का मतलब होता है 90 डिग्री वो आगे या फिर पीछे है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर कलांतर कितने का है, 90 का, और जब कलांतर फाई 90 डिग्री का होता है तो शक्ति गुणांक cos फाई, फाई का मान रखोगे यहाँ पे 90 डिग्री, तो आंसर आ जाएगा शक्ति गुणांक 0, ठीक है बच्चा। आगे चलते हैं हम 36, विद्युत विद्युत के कारण विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोला था, एग्जाम में पूछेंगे और पूछा एग्जाम में सीधा सीधा, ठीक है। r, मैंने बोला था। 37वां घटना के कोण और विभाजन के कोण O के बीच में ग्राफ बनाकर एक छोटे प्रिज्म का आवर्तनांक ज्ञात करो। यहाँ पे घटना के कोण नहीं है, ये आपतन कोण है। इंसिडेंट एंगल का मतलब क्या है कि मैंने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया, इसलिए घटना बोल रहा है। इंसिडेंट एंगल का मतलब होता है आपतन कोण, आपतन कोण I, और विभाजन कोण का मतलब होता है यहाँ पर विचलन कोण है, डेविएशन एंगल, ठीक है। के बीच में ग्राफ बना करके एक छोटे प्रिज्म का आवर्तनांक ज्ञात करो। आपको एक आवर्तनांक ज्ञात करना था, मैंने बोला था कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। n = मैंने ऐसा बोला भी था कि आपको ये वाला फॉर्मूला एकदम पढ़ के जाना है, डेरिवेशन साइन A प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन में साइन A/2, ये डेरिवेशन आपको करना था, तो ये भी इसमें से पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन आगे चलते हैं हम। देखो ये क्वेश्चन जो 37, उसके अथवा में देखो क्या दे रखा है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग का किरणार्क, ये भी मैंने बोला था इंपॉर्टेंट, और फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये भी उसी के अंदर से पूछ लिया है, सिटी जैसा कैसा। और 38 पर आता है, बैंड थ्योरी के आधार पर चालक, कुछ चालक तथा अर्धचालक में अंतर बताइए। ये नहीं बोला था, लेकिन अथवा वाला इसके अंदर आगे देखो, पीएन संधि डायोड मैंने बोला था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पीएन संधि डायोड। और एक मैंने बोला था अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी, और एक बोला था लॉजिक गेट। तीनों सवाल इसके अंदर पूछे गए हैं। तो अच्छा, ये जो चैप्टर था 14 वो पूरा का पूरा इसी में से पूछा गया, जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया थे, उसके अलावा कुछ नहीं पूछा है। तो इस तरीके से ये जो पेपर, जब मैंने इसका एनालिसिस किया, जब हम अपन एनालिसिस करने जाते तो कौन कौन से जो मैंने आपको बोला था कि उसमें से पूछे गए हैं, देखो जो मैंने इंपॉर्टेंट बोले थे उसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 6 भी उसमें से पूछा, 7 नहीं पूछा, ठीक है। 8th अनुनादी परिपथ बोला था, उसमें से पूछा गया, 9th 10th, ठीक है। ये 9 सवाल उसमें से आए। अगले बार चलते हैं, 11th भी उसी में से आया, 12 तो नहीं आया, ठीक है। 13 भी उसी में से, ये भी उसमें से, ये भी उसमें से हैं, ये भी उसमें से हैं, ये नहीं है उसमें से, 17वां नहीं है, 18वां नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए, ठीक है। आगे चलते, तांबे का प्रावैद्युतांक, ये भी उसी में से हैं, ये उसमें से नहीं है। 5 नंबर इसमें से नहीं है, ये भी उसी में से हैं। चुंबकीय पदार्थों के लिए निग्रह, ये उसमें से नहीं है। हाफ वेव रेक्टिफायर, ये उसमें से हैं, ये उसमें से हैं, ये भी उसमें से हैं, ये भी उसमें से हैं, ठीक है। 26 27 पे चलते हैं, ये भी उसी में से। क्यूरी का नियम वही है, ये क्वेश्चन ओम का नियम यानी कि सदिश रूप वही है, ये 100 वोल्ट वाला ये वही है, ये भी उसी में से, ये भी उसी में से, ये भी उसी में से पूछे गए। 32, और यहाँ पर आते हैं हम, ये भी उसी में से हैं, ये उसमें से नहीं पूछा है। एक, ये भी उसमें से, ये भी उसमें से, ये भी उसी में से है।
और आगे बढ़े तो हम 38 की बात करें तो ये भी उसी में से हैं और ये भी उसी में से हैं। सारे क्वेश्चन मैंने जब एनालिसिस किया 5 या 6 या 7 नंबर के ऐसे क्वेश्चन थे जो इसमें से नहीं थे, बाकी हूबहू पेपर वो का वो था जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताए थे। तो बच्चों आई होप आपने सभी ने पेपर बढ़िया किया होगा और बहुत बहुत धन्यवाद।